ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करे। पश्चिम बंगाल में पिछली सत्ता से जुड़े लोगों पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप है कि नेताओं, दलालों और कुछ अफसरों का सिंडिकेट नागरिकता दिलाता था उन्हें। नई सरकार का यह कहना है कि ये घुसपैठिए बदले में टीएमसी के वोटर बन जाते थे। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि घुसपैठियों को रणनीति के तहत लाने में किस किस की भूमिका रही, और बात इस पर भी होनी चाहिए कि घुसपैठियों की तरह उन्हें बसाने वालों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो। अब उस मैकेनिज्म पर भी चर्चा जरूरी है कि आइंदा घुसपैठियों को कैसे रोकेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ वोट के लिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बसाया जाता रहा? क्या ममता बनर्जी की सत्ता का यह हिट फॉर्मूला था? घुसपैठियों से सौदा क्या बंगाल के हक पर डाका नहीं है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, जिसमें साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा दूं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बांग्लादेशी को ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए थे। आओ आओ, अभी जाने का टाइम भी है। हम लोग अब फिर से अब देश का अनाज खाएंगे, देश का पानी खाएंगे, तो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग बोल रहे आप लोग अपने आप चले जाइए। काफी साल से आप रह रही हैं, क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड। उनकी बड़ी बेटी पश्चिम बंगाल की बिराटी उत्तरी 24 परगना इलाके में एक सरकारी स्कूल में मुफ्त की पठन पाठन लेती है। आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ों में सरकारी स्कूल है। क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड ना, नहीं। वोटर कार्ड कुछ भी नहीं। रेशन नहीं। पैन कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। हमने तो गाना सुना है ना, आ परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे। तो गाना सुन रहे हो, भी जा रहे हैं अपने देश। यहाँ पे तो धर्मशाला तो नहीं है ना, जो भारतीय है वो भारत में रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। नफीस अंसारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसके दत्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अर्पिता चटर्जी हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। राकेश बिरलान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और बादल देवनाथ पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अजय आलोक जी, आपकी सरकार कह रही है कि आप खुद चले जाओ, अच्छा है, लेकिन जो लोग खुद नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे, उनको कैसे ट्रेस कीजिएगा और कितना वक्त लगेगा? प्रत्युष जी, ट्रेसिंग अभियान अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ट्रेसिंग अभियान बिहार में लॉन्च हुआ था, तो मैं बता देता हूँ आपको कि हर जिले के डिस्ट्रिक्ट एसपी और डीएम दोनों को निर्देश दिए गए हैं, थानावार घर घर जाके वेरिफिकेशन करें, पूरे मुखबिरों का जाल बना के एक्टिवेट करें कि कौन लोग कितने साल से आके बसे हैं। और बिहार में जिस तरह से इंटेंसिफिकेशन ड्राइव हो रही है, उससे 5 गुना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन ड्राइव करेंगे बंगाल में, और देश में हर जगह करेंगे ये, क्योंकि ये एक रिजॉल्व खुद से नहीं है, देश से एक रिजॉल्व है कि घुसपैठिया भारत छोड़ो। ये रिजॉल्व देश से है, प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने डेमोग्राफिक कमीशन बना के इसकी आधार रखी थी, लाल किला से इसका घोषणा किया था। तो लाइटली लेने का सवाल ही नहीं है। अभी तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आए हो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, तो उसमें जेल नहीं जाना पड़ेगा, डंडे नहीं खाना पड़ेगा, थोड़ा सामान कॉन्फिस्टिकेट नहीं होगा, जितना कमाए हुआ हो ज्वेलरी वो सब कॉन्फिस्टिकेट नहीं होगा, वो सब लेके वापस पहुंच जाओगे बांग्लादेश। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि विवेक जी के
जितने दीन बंधु लोग हैं, उसके अलावा टीएमसी के जितने दीन बंधु लोग हैं, वो लोग अभी भी रह रहे कि इनको विश्वास दिलाते हैं कि कुछ दिन की बात है, बीजेपी भूल जाएगी। यही दिक्कत है, बीजेपी भूलती नहीं है। बीजेपी जो भी रिजॉल्व रखती है, और ये हमारे घोषणा पत्र का रिजॉल्व था, ये हम करेंगे। सिर्फ बंगाल नहीं मैं कह रहा हूँ पूरे देश में करेंगे। ठीक है विवेक चाहे जी, यूपी हो, बिहार हो। ओके विवेक जी, पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि घुसपैठिया ये कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी ने पूरे चुनाव में इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। अब जब नई सरकार वहां पर बदल गई है, तो अब ये जो लोगों की भीड़ है जो खुद ये कह रहे हैं कि हाँ वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, अब हमको रहना नहीं है, कागज नहीं है, हम वापस जा रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ लोग तो थे घुसपैठिए, और हो सकता ना जाने अभी भी कितने हो। तो एक मुद्दा तो था जिसे विपक्ष इग्नोर कर रहा था। हाँ जी, मैं मुद्दा बता देता हूँ आपको। मुद्दा होता है गरीबी। खालसा एड ने जब रोहिंग्या क्राइसिस हुआ बर्मा के अंदर, और वहाँ पे मारे गए गरीब मुसलमान और आकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पे थे, तो खालसा एड नाम का सिख संगठन वहाँ पे गया और 4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी को दवाइयाँ, खाना पीना सब मुहैया कराए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। बहुत सी संस्थाओं ने किया। और हमारे मित्र यहाँ बैठ करके भाजपा के बोलेंगे कि वो फटी बनियान और लुंगी पहने हुए वो जो गरीब जिसको मारा गया वो एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, भारत को तोड़ने आया है, क्रिमिनल है, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है। तो ये सोच का फर्क है। एक तरफ खड़े होकर के बोलेंगे कि भारत से और हिंदुओं से बड़ा दिल किसी का नहीं, सनातन संस्कृति है, शरणार्थी हमारे लिए एक अतिथि है, और हम इतने बड़े हैं, हमारे हिंदुओं का दिल, हमसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। और दूसरी तरफ हर गरीब को प्रताड़ित करने का ठेका भाजपा और हिंदू परिषद लेकर के बैठा हुआ है। आपका मकसद, आपका कोई मकसद घुसपैठिया नहीं है। आपका मकसद है अब्दुल को टाइट करना। आप तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हो। आप कभी नेपाली इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं? आप कभी नेपाली इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं? आप तो भूटानी इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं? श्रीलंकन इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं? आप कभी नहीं बोलेंगे। आप मैं बच्चा था तब से नेपाल के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, सब अच्छे लोग हैं, मेहनती है, कोई कार धोता है, कोई चाउमीन बनाता है, कोई। विवेक जी, आप अभी भी मान रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं है? विवेक जी, आप अभी भी मान रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं है? आप बताइए नेपाल के घुसपैठिए थे ना? ठीक, मुझे एक बात बताइए आप। नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, मैं बंगाल और बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहे हैं सिर्फ बंगाल की? क्यों ना करें? श्रीलंका की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी भारत की सरकार है, कोई बांग्लादेश की सरकार? अरे सर, मैंने सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में पूछा। क्या नहीं बात करनी चाहिए हमें? आप कह रहे हैं कि नेपाल की भी बात करो, आप कह रहे हैं म्यांमार की भी बात करो, आप कह रहे हैं चीन की भी बात करो, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बात करो। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से क्या प्रॉब्लम है? चीन पाकिस्तान नहीं कहा मैंने। नहीं, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर आ रहे हैं, और ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश की सीमा से होती है, तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ मैसेजिंग देनी है कि हमने टाइट कर दिया मुसलमानों को, और ये जो है सिर्फ हैरेसमेंट का एक जरिया है जिसको घुसपैठिए निकालने होते हैं। वो डीएम को, कलेक्टर को, अपने अफसरों को ऑर्डर देता है, एक्शन होता रहता है, घुसपैठिए निकलते जाते हैं। वो नौटंकी करके 11 साल सत्ता में रहने के बाद वेट नहीं करता। बीएसएफ तुम्हारी थी, घुसपैठिया कैसे? अजय आलोक जी, सेंटर की लिस्ट होती है, अजय आलोक जी, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। किसके हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं आप? समझ रहे हैं? देखिए प्रत्युष जी, एक सेकंड, विवेक जी, आप जवाब ले लीजिए। विवेक जी, जवाब ले लीजिए। जी प्रत्युष जी, विवेक जी ने भी एक कहावत सुनी होगी, हमारे सनातन की कहावत है, ग्रास दी बास नहीं दी। मतलब खाना दो, भोजन दो, घर में रहने मत दो। ये हमारे कहावत है पुराणों का, ग्रंथों का, उसका पालन कीजिए जरा। आपने कहा मुसलमानों को टाइट कर दिया, ये मैसेज दे रहे हैं। 1917 के बाद लगातार रेड रोड बंगाल में, हावड़ा में, कलकत्ता में 1917 के बाद नमाज पढ़ी जाती थी रोक के, सड़क रोक के। 107 साल के बाद अगर इस दुष्प्रथा को हमने खत्म किया कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और उसको अगर आप समझते हैं कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, आप समझते रहिए, इसी को टाइट करना है। अगर लॉ एंड ऑर्डर में रहना किसी को टाइट करना होता है, तो आप जैसे लोगों को सबसे पहले टाइट करना चाहिए। आप जैसे लोगों को सबसे पहले टाइट करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में रहने की बीमारी कम्युनिस्टों को कभी नहीं रही। आप ये बात करते हैं कि गरीब मुसलमान, नेपाली, हिंदू, हम क्या बोल रहे हैं? बांग्लादेश से जो भाग के आया इस्लामिक राष्ट्र, कुछ नहीं बोल रहे सर, क्या जरूरत है भाग के आने की भाई? लेकिन बांग्लादेश से हिंदू आएगा तो उसको नागरिकता भी देंगे। नेपाल से हिंदू आएगा, नागरिकता देंगे। श्रीलंका से हिंदू भाग के आएगा, नागरिकता देंगे। हमारे यहाँ कानून है, नहीं देंगे रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को नागरिकता, पाकिस्तानियों को नहीं देंगे।
आपके चिल्लाने से नहीं होगा। तो बात वही है, आपके सेलेक्टिव जैसे हो ना। वोट बैंक की खेती बना के नहीं भैया रखेंगे। सेलेक्टिव हो। जो पहले मुसलमान सेकंड ग्रेड कह तो रहे हैं, हिंदू माइनॉरिटी है, बहुत वहां अच्छी बात है कि आप हिंदुओं मान को रहे हैं। मिलेगी, मैं भी यही मुसलमानों कह को रहा नहीं मिलेगी। जब इस्लामिक देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुझे खुशी फिर है यहाँ आने आप की इस क्या बात को मान गए। धार्मिक कि मुसलमान अल्पसंख्यक second कौन है grade वहाँ? citizen है। धार्मिक हम अल्पसंख्यक उसकी कौन है मदद नहीं करने वहाँ? वाले। धार्मिक बिल्कुल ठीक कहा आप तो आपने। हिंदू ही नहीं हो भाई। आप तो खुद ही कहते हो कि आप तो हिंदू ही नहीं हो, आप तो एथिस्ट हो। काहे के लिए हिंदू सनातन बात कर रहे हो फालतू? आई एम अ कम्युनिस्ट। हाँ, हिंदू क्या, आई एम एन इंडियन फर्स्ट। हिंदू मुसलमान क्या होता है? दर्शक आपके 10 डिबेट पीछे निकाल के देख लेंगे, आप खुद कहते हो कि मैं हिंदू धर्म नहीं मानता हूं। भारतीय बोलिए। भारत की बात करो, हिंदू भारतीय मुसलमान भी की है, बात इंडियन क्यों भी है, करते हो? हिंदू भी है। पूरे देश की पूरे देश में बात है कि राखी बंगाल बिरलान को उठाई बुलाइएगा तो स्क्रीन दर्द पर। क्यों है? राखी बिरलान जी, राखी तो बिरलान जी, मतलब कम्युनिस्टों अगर को विवेक जी के कम्युनिस्टों को तो इस कांग्रेस तर्क ने को भी माने, निकाल वो दिया कह रहे ना, हैं कि आप केरला से। भेदभाव कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों को यहां टारगेट करना है, इसलिए आपने घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। तो इसका मतलब कि जो पिछली सरकारों ने जितने बांग्लादेशियों को यहां से डिपोर्ट किया, उन्होंने गलत किया। फिर उन्होंने तो गलत किया। ये खुद यूपीए सरकार के आंकड़े हैं कि कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा कि जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं है यहां पर। तो गलत किया उन लोगों ने फिर तो। राखी बिरलान जी, नहीं देखिए, अवैध घुसपैठ को किसने बढ़ावा दिया? बीते 11 साल में केंद्र सरकार ने घुसपैठियों को लेकर क्या ठोस रणनीति बनाई, उस रणनीति को कितना जो है कामयाब तरीके से उस पर काम करते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया, ये सबके सामने है। और रही अब बंगाल की बात, तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। बहुत अच्छी बात है कि ये चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीतने के आज इतने दिनों के बाद वहां के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना या उस पर कोई ठोस रणनीति बनाना? माननीय गृह मंत्री जी पिछले 11 साल से क्या कर रहे थे? अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार घुसपैठ को अगर बढ़ावा मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक होना, महिलाओं की असुरक्षा, इन तमाम मुद्दों से नजर भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ओछी राजनीति बीते कई दशकों से करती आई है और आज भी इसमें इसको महारत हासिल है। भाई, आप चुनाव जीत गए हैं, बंगाल के लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया है। अब वहां पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? चाहे वहां का हिंदू वोटर है, चाहे वहां का मुसलमान वोटर है, हिंदुस्तान के 21 राज्यों के मतदाताओं ने अपने अपने राज्य में आपकी सरकार को चुना है। लेकिन पेट्रोल के दाम बीते 10 दिन के अंदर 8.5 रुपए से अधिक बढ़ जाते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, महंगाई से हाहाकार हो रहा है, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं जाएगा। घुसपैठिए हैं, उन पर काम होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि इस पर काम होना चाहिए, लेकिन अगर इस पर काम हो रहा है, राखी बिरलान जी, इस पर काम हो रहा है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अरे देश के मुसलमान हमारे अपने हैं। राखी बिरलान जी, किसी भी प्रकार की राखी बिरलान जी सुन तो लीजिए, राखी बिरलान जी सुन तो लीजिए, आवाज नहीं जा रही है क्या राखी बिरलान जी तक किसी है? नहीं बनाई गई है। राखी बिरलान जी, आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हिंदू मुस्लिम की राजनीति का चोला ना पहनाया जाए। देश के जो नागरिक है उनके हक और अधिकारों को ठीक है, भी ध्यान ठीक में है। रखते राखी हुए बिरलान जी, राखी बिरलान जी, राखी बिरलान जी, अगर घुसपैठियों पर काम किया जा रहा है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? भाई, देश के संसाधन पर पहले हमारा और आपका हक होगा कि बाहरी का होगा? अगर बाहरियों को कहा जा रहा है कि बाहर जाओ, तो उससे अपने देश के मुसलमानों को टारगेट करने वाली ये बात कहां से आ गई? कहां से आ गई ये बात? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम में बांटकर राजनीति करने का ये पुराना षड्यंत्र है। ये हम सब लोगों के सामने है और मैं आप ही की बात को यहाँ पर तवज्जो दे रही हूँ। जो आपने अभी सवाल किया, मैं उसी को कह रही हूँ कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बीते 11 सालों से लगातार केंद्र के अंदर शासन कर रही है। गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बीते 11 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, कितने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपके पास और मेरे पास बखूबी ये आंकड़े हैं। बिहार हो, यूपी हो या असम हो, सब जगहों पर
ये लोग घुसपैठियों के खिलाफ आकर ठीक है। चुनाव में दो तो सवाल रात यहाँ पर रात दो सवाल यहाँ चुनाव पर में तो चर्चा दो करते सवाल हैं। इन्होंने पूछे लेकिन अजय चुनाव आलोक के जी। बाद एक तो ये कि आपकी सरकार वहां बन गई, आपने वहां पर अभी तक, हालांकि 1 महीने भी नहीं हुए, अभी तक आपने क्या काम किया। दूसरा सवाल ये कि आपके पास ताजा आंकड़े क्या हैं, कितने घुसपैठिए अभी तक हैं, कितने को आपने बाहर निकाला। अजय आलोक जी। यूपी के अंदर योगी जी ने देखिए, सबसे पहली बात राखी जी को याद दिला दूं, आम आदमी पार्टी की, अरे 1 मिनट भाई, ये अपनी एक लाइन में बोलते जाइएगा, दूसरे की सुनिएगा ही नहीं, एंकर की भी नहीं सुनिएगा। सुन भी लीजिए, सुनिएगा तो उसके बाद बोलने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। यही आम आदमी पार्टी। 1 मिनट राखी जी मैं बोल प्लीज अपनी लूं, बारी उसके में। बाद बोलिएगा ना। राखी जी प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। जब आप बोल रहे थे तो बिल्कुल शांति से सभी सुन रहे थे। जी अजय आलोक जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। इसी आम आदमी की पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे के पूरे यमुना पुष्टा में और दिल्ली के तमाम एरिया में, चाहे सीलमपुर हो चाहे कोई भी एरिया हो, यहाँ पे बांग्लादेशी बाशिंदों को बसा दिया था। 1 साल से 1.5 साल की हमारी सरकार हुई है, दिल्ली पुलिस खुल के एक्शन ले रही है। और आप विश्वास कीजिए, 1.5 लाख से ऊपर बांग्लादेशी दिल्ली छोड़ के भाग चुके वापस बांग्लादेश के रास्ते। ये जो रोज बॉर्डर पे तस्वीरें देख रही हैं ना, कि जो खुद से अपने वापस जा रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धि कहीं कमाल है। क्योंकि अभी हम इनको समय दे रहे हैं 15 दिन 1 महीना, कि जैसे आए हो वैसे चले जाओ, ताकि हमें अपने संसाधन इस पे वेस्ट नहीं करना पड़े कि इनको पकड़ के फिर दामाद की तरह डिटेंशन सेंटर में रखें, खिलाएं पिलाएं, मेडिकल करवाएं और उसके बाद डिपोर्ट करें, जिसमें 6 महीने का समय लगे। अभी हमने 1 महीने का समय दिया है। इसके मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, ये ड्राइव शुरू होगी तो उसके बाद ड्राइव जब पकड़ाएंगे तो पहले तुड़ाई होगी, कॉन्फिस्टिकेशन होगा, जेल होगी, पेपर वर्क होगा, तब जाएंगे। इतने प्यार से नहीं जाने देंगे तब। इसलिए बेहतर है जैसे आए हैं वैसे चले जाएं। और बांग्लादेशी बसाने में केजरीवाल जी का भी कम बड़ा हाथ नहीं था, सबको ही जानते हैं। ये आप लोग का मोटस ऑपरेंडी है पूरे के पूरे घमंडियों का। हर जगह बसाए हुए हैं, हर जगह, जहाँ जहाँ कांग्रेस हो। आज दूसरी चीज़, पंजाब में क्या हो रहा है अभी, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, राखी जी उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगी। अचानक बिल्कुल मशरूम की तरह बांग्लादेशी मुसलमान पंजाब में निकल रहे हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ा खतरा हो चुका, लॉ एंड ऑर्डर सीरियस थ्रेट हो चुका है। आरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने बोल दिया है कि 50 किलोमीटर तक घुस के मारो, पंजाब पुलिस की मत सुनो। अरे रोज दिन पंजाब का न्यूज़पेपर देखिए, रोज दिन पंजाब का न्यूज़पेपर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होगा। आप यही सब चक्कर में सत्ता से हटते हैं आप लोग। एसके दत्ता जी, अग्निमित्रा पॉल का हमने बयान देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले की सरकारों में क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लाओ, उनको बसाओ, उनको कहो कि भाई तुम वोट दो। तो क्या वोट के लिए घुसपैठियों को इजाजत थी, आइए यहाँ रहिए और हमारे लिए वोटर का काम कीजिए? बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा पता ही चलता है और समझ में ही आता है कि छिछोरा वोट बैंक के राजनीति के चलते ये सारी चीज़ें किया गया है। 4 महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। मैं विवेक श्रीवास्तव को सुन रहा था, उन्होंने नेपाल का उदाहरण दिया, श्रीलंका और बर्मा का उदाहरण दिया। उनको याद दिलवा देता हूँ 2-3 चीज़ें इस पर। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी कहता है कि वहाँ के नागरिक भारत में आके काम कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ बस सकते हैं। भारत के नागरिक वहाँ जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, घुसपैठी नहीं माना जाएगा। 1949 नेहरू ऊनू एग्रीमेंट, यानी कि बर्मा के उस दौरान के प्रधानमंत्री और नेहरू जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको इंडो बर्मा फ्रेंडशिप ट्रीटी कहा जाता है। उसकी क्लॉजेस भी बिल्कुल इसी तरह के है कि बर्मा के नागरिक भारत में आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, भारत के नागरिक बर्मा में जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। नेहरू लियाकत अली पैक्ट, जो उस समय के लियाकत अली जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके साथ ये समझौता हुआ था 1958 में। उस समझौता के मुताबिक ये कहा गया था, और सीधा सीधा क्लॉज ये है कि पाकिस्तान के कोई भी मुसलमान नागरिक वेस्ट पाकिस्तान या फिर ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश के कोई भी नागरिक अगर भारत में आएंगे, वहाँ का सरकार, पाकिस्तान के सरकार बिना किसी शर्त के वापस लेंगे उनको। और इसके साथ साथ फिर आ जाता है राजीव गांधी जी का वो ऐतिहासिक पैक्ट, इंडो श्रीलंका फ्रेंच पीस ट्रीटी। इंडो श्रीलंका पीस ट्रीटी के माध्यम से ये कहा गया था कि वहाँ से जितने सारे लोग जो रक्तपात और सिविल वॉर के चलते जो भारत में आके तमिलनाडु में बस गए थे, उनको रिफ्यूजी माना जाएगा और श्रीलंका के सरकार के साथ बात करके उनको वापस किया जाएगा। जब तक वापस नहीं किया जाए तब तक भारत उनको रिफ्यूजी स्टेटस देंगे, यानी कि शरणागति का स्टेटस देंगे, घुसपैठियों का नहीं।
तो चीजों पे अंतर समझने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे बात ये आती है कि ये सारे चीजों के अलावा बांग्लादेश से जितने सारे मुस्लिम लोग आए हैं वो शरणार्थी नहीं है, वो लोग घुसपैठी है। और घुसपैठी है तो घुसपैठियों को दामाद के हिसाब से नहीं रखा जा सकता है। जो लोग घुसपैठियों का एक तरह से तरफदारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों के खानदानों का शायद घुसपैठियों के साथ शादी ब्याह हो चुका है, जिसके चलते इस तरह का ये लोग तरफदारी कर रहे हैं और एक तरह से फूल चंदन से आगमन कर रहे हैं। दोनों चीजों का अंतर है और दोनों चीजों का अंतर समझ के ही चीजों की दलीलें पेश करनी चाहिए। मतलब बिना तथ्यों के आधार पर शरणार्थियों का वेलकम है, घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सच्चाई है और इस सच्चाई को अपनाना आवश्यक है। सुनिए दत्ता जी, सुनिए। हाँ, अब आप सुनिए, मेरी बारी है, अब आप सुनिए मेरी बात को। मैं दत्ता जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी बातें बताई। और मैं खुद बोलना चाह रहा था लेकिन उन्होंने मेरी जगह बोल दिया। आपका नेपाल से पैक्ट है, वहाँ पे आपके संसाधनों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका श्रीलंका से पैक्ट है, वहाँ से लोग आएंगे, आपके संसाधनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बर्मा से पैक्ट है, वहाँ के संसाधनों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो लियाकत अली खान नेहरू पैक्ट था दत्ता साहब, वो तब था व्हेन इट वाज अ जॉइंट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था। बांग्लादेश मैंने बोल ही दिया है कि ईस्ट पाकिस्तान और उसके बाद मुजीबुर रहमान के साथ जो एग्रीमेंट है भारत सरकार का, उसका भी उल्लेख कर देता हूं मैं, उसका भी उल्लेख कर देता हूं। मैं जानता हूं कि आप लियाकत अली पैक्ट को लेकर आप ये बात बोलेंगे। मुजीबुर रहमान के साथ जो ट्रीटी हुई थी मिसेस इंदिरा गांधी की, उसकी क्लॉजेस क्या है, उसकी क्लॉजेस जरा पढ़ लीजिएगा। फिर आप इस तरह के बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है जो फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में मैंने कहा है, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, बर्मा के साथ, यहाँ का लोग भी वहां जाके बसते हैं, वहां का जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल उसी तरह से वहां के लोग भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं संसाधनों का। नेपाल पे जो मध्यदेशी लोग हैं, जो नेपाल के तराई पे बसे हुए लोग हैं, लोग हैं जो बिहार और यूपी के उस पार के हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग भारतीय मूल के हैं और नहीं है, गरीब लोग हैं, रोटी नेपाल पे मध्यदेशी कहा जाता है, उनको घुसपैठी नहीं मानते हैं नेपाल की सरकार और ना ही भारत के सरकार नेपालियों को घुसपैठी मानते हैं। ये महत्वपूर्ण क्लॉज है इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी का, तो इसलिए तोड़ मोड़ के मत पेश कीजिएगा चीजों को, हमारे तोड़ मोड़ के मत पेश कीजिएगा चीजों को। मुझे पता था कि आप लियाकत अली एग्रीमेंट को लेके आप दुहाई देंगे, इसलिए मैंने मुजीबुर रहमान का एग्रीमेंट लेके आया हूं, उस पे आप जवाब दीजिए। अर्पिता, आप तो खुद बंगाल से हैं, तो क्या ये टीएमसी का या टीएमसी से पहले लेफ्ट का ये हिट फॉर्मूला था घुसपैठियों वाला? अगर ये सरकार कह रही है कि साहब यहां पर ला करके वोटर बनाया जाता, तो अभी कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों से आधार कार्ड मिले हैं, किसके हैं, कैसे यहां पर आए, क्यों यहां पर लाए गए, अभी इसकी जांच चल रही है। जी देखिए प्रत्युष जी, 10,000 रुपए में उनको वोटर कार्ड मिल जाता था, 25,000 में आधार कार्ड मिल जाता था और ये हुआ था टीएमसी के चलते हुए। टीएमसी के जो नेता मंत्री थे उन्होंने ये किया था, तो उनका वोट बैंक, कोर वोट बैंक यही लोग थे। जो घुसपैठ है वो रोहिंग्या घुसपैठ जो है वो टीएमसी का कोर वोट बैंक है, तो इनका सपोर्ट था। और अगर आप देखोगे जो सीएए का बात चल रहा है, देखो सीएए जो है वो नागरिकता छीनने वाली कोई कानून तो है नहीं, नागरिकता देने वाली कानून है, प्रदान करने वाली कानून है। जो मतुआ है बंगाल में, उन लोगों को सीएए के दायरे में लाया जा रहा है, उनको नागरिकता देने का जो दावा किया है सरकार ने वो होगा धीरे धीरे। तो ये टीएमसी का जो कोर वोट बैंक जो था, ये घुसपैठ, इन लोगों को जाना होगा इनके देश में। ये हमारे देश में आके घुस के जबरदस्ती सिस्टम पे कब्जा करके बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे सब कुछ, तो वो तो नहीं चलने वाला, वो तो जाना होगा उन लोगों को देश छोड़ के। जी नफीस जी हैंड रेस कर रहे हैं। नफीस जी, 1.2 करोड़ 2004 में उस वक्त की गवर्नमेंट कहती है, वो भी एक अनुमान के आधार पर। 2 करोड़ कहती है 2016 की गवर्नमेंट कि 2 करोड़ के आसपास उसमें घुसपैठी है। 2004 में जो 1.2 करोड़ बताया गया, 57 लाख बताया गया, 57 लाख
सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठी है। अब आप बताइए कि जो आंकड़े हैं पिछली सरकारों की इस सरकारों में, मतलब क्या 57 लाख चले गए? अगर नहीं चले गए तो आज अगर यहां पर हैं तो क्या उनको रहने देना चाहिए या उनको विदा करना चाहिए कि जाओ? प्रत्युष जी, देखिए ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सबको समझनी चाहिए कि ये देश किसी पार्टी का आइडियोलॉजी विचारधारा से नहीं चलती है, देश संविधान से ही चलती है। और इस देश में रहने का हक, इस देश में खाने का हक और सब कुछ सुविधा यूज करने का हक सिर्फ 140 करोड़ नागरिकों का और उन लोगों का है जिनको सरकार ने लीगली तौर पर रखा है। जो घुसपैठी है उनका समर्थन हम लोग करते नहीं है। घुसपैठी को अगर कोई मुसलमान से जोड़ रहा है तो शायद उसने असम की एनआरसी नहीं देखा। असम में 3 करोड़ लोगों ने एनआरसी में हिस्सा लिया था। 19 लाख घुसपैठी उसमें पकड़े गए। 19 लाख में सिर्फ 7 लाख मुसलमान थे, 12 लाख हिंदू थे। अब यहां से होता है प्रॉब्लम स्टार्ट। संविधान कहते हैं आर्टिकल 15, धर्म के आधार पर सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है। हम भारतीय मुसलमान कहते हैं कि घुसपैठी वंश घुसपैठिया ऑलवेज घुसपैठिया, सबको धक्का मार के उनके राज्यों में और उनके कंट्री में भेजो। पर आप कह रहे हैं मुसलमानों को सीए के थ्रू नहीं देंगे, पर जितने हिंदू घुसपैठिया उनको दे देंगे। अरे भाई, जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारे देश का कहां से होगा? अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो भी घुसपैठिया बांग्लादेश भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए। सवाल ये होता है किसने उनको घुसाया, उस पर कार्रवाई कीजिए। और जिन लोगों ने उनका वाकई में वोटर आई कार्ड बनाया है, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको फांसी के तख्ते तक चला दिए। भैया, इनके चक्कर में तो हमारी भी बदनामी हो रही है। घुसपैठिया है तो घुसपैठी का तरह से रहेगा ना। मतलब आपको दिक्कत क्या है? अभी आपने कहा जो हिंदू वहां से आया, देश में कानून बन चुका है, या तो आपको सीए कानून आपको नहीं मानना है। कानून संविधान के खिलाफ है ना सर। संविधान के खिलाफ कोई भी कानून रहेगा उसको भारत के लोग नहीं मान सकते हैं। आर्टिकल 15 का वायलेशन कैसे कर सकते हैं आप? आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और कलर के आधार पर आपको कानून नहीं बना सकते। आपने सीट हवाले से मुसलमान को बाहर कर दिया। मुसलमानों को जब आपने बाहर के यानी एक खास धर्म को आपने बाहर कर दिया और संविधान का आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया। हम बार बार कह रहे हैं वंस घुसपैठिया ऑलवेज घुसपैठिया। जो अपने देश का नहीं वो हमारे देश का भी नहीं हो सकता है। इस देश के 140 करोड़ लोग आप रोजगार दे ही नहीं पा रहे, घर दे ही नहीं पा रहे। जो बेचारे अपने घर बना ले रहे हैं उनके घर पर बुलडोजर चले तो घुसपैठी को कहां से रखेंगे आप? ये तो अगर आप कोई घुसपैठिया पकड़ते हैं उनको बाहर कर दीजिए ना। अजय आलोक जी, मतलब ये कह रहे हैं जो सीए कानून है इनके मुताबिक वो सही नहीं है। संविधान देखिए, इनके हिसाब से तो बहुत चीज सही नहीं है। इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी सही नहीं है। जब बाबरी मस्जिद पर निर्णय आता है तो इनके हिसाब से देश नहीं चलेगा ना। सीए कानून ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, जो कि साफ कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक दूसरे देश के, अगर धार्मिक अल्पसंख्यक जो भी होंगे दूसरे देश में, अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो वो हिंदुस्तान आएंगे तो उनको नागरिकता हिंदुस्तान की मिलेगी, और उसके तहत मिल रहा है। काफ़ी लोग को हम लोग नागरिकता दे भी चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में एक ऑलरेडी पिटीशन डाल के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर इनको कुछ कहेगा तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट फॉलोएबल। ये और इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी इसी लाइन के हैं, तो इसलिए इनसे फर्क नहीं पड़ता है। कानून जो है भारत का, वो भारत के कानून के हिसाब से ही चलेगा। और इस देश में अफगानिस्तान हो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी इस्लामिक देश में अगर हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है, या पूरे विश्व में ही कहीं अगर हिंदू माइनॉरिटी में है, अगर उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो भाई साहब वो हिंदू हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ चांद पे जाएगा? दूसरा हिंदू बहुतायत देश बता दीजिए तो मुझे। उसके लिए तो नेचुरल चॉइस, उसके लिए एक मिनट उसके लिए नेचुरल चॉइस हिंदुस्तान है। और यहाँ आएगा तो संविधान के तहत ही सीए कानून जो बना है उसके तहत उसको नागरिकता अगर वो अप्लाई करता है वो नागरिकता। रफीक जी, आपने जो असम का सवाल उठाया ना, एसके दत्ता जी असम से ही आते हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि क्यों पूर्वोत्तर और आसाम की नज़्द बातें हो, बिना जाने बिना गए वहाँ। आसाम के बारे में आपने उल्लेख किया है, आसाम के बारे में ही बता देता हूँ। आसाम पे 3 महत्वपूर्ण कानून हैं। पहला कानून है आसाम एकॉर्ड। आसाम एकॉर्ड बेंचमार्क रखता है 1972। 1972 तक जितने सारे बांग्लादेश से लोग आए हैं, वो अगर रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह हो, वो सबको ऑटोमेटिकली नागरिकता भारत की मिल जाएगी। 1972 बेंचमार्क है। इसके साथ साथ एक स्पेशल एक्ट है IMDT एक्ट, जो फॉरेनर्स को कहीं ना कहीं पे आइडेंटिफाई करता है। IMDT एक्ट कहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितने मुस्लिम आते हैं वो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं,
और नॉन मुस्लिम तमाम जितने सारे हैं उनको रिफ्यूजी माना जाएगा और भारत सरकार तय करेगी कि ये तमाम जितने सारे नॉन मुस्लिम हैं जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है उनको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। अब उस पे आ जाता है सीए कानून। सीए कानून स्पष्ट वे में कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्पष्ट वे में कहता है कि जो लोग प्रताड़ित किए गए हैं रिलीजन के आधार पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो सबको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट भारत के नागरिकता मिलेगी। और इसके साथ साथ नेहरू लियाकत अली पैक्ट भी ये कहता है कि वहां से कोई अगर माइनॉरिटी प्रताड़ित होकर भारत में आगे अगर शरण लेते हैं तो भारत के सरकार ऑटोमेटिकली उनको नागरिक मानेगी। और भारत से कोई मुसलमान अगर पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान सरकार अपने आप ऑटोमेटिकली उनको नागरिकता देगी। ये तमाम जितने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और संवैधानिक क्लॉजेस हैं, ये संवैधानिक क्लॉजेस आसाम का चीज बहुत क्लियर कर देता है। तुम्हें की जाना अहमर व्यापारत एकू जाना नहीं कि तुम्हें अहमर व्यापारत, यू नो नथिंग अबाउट असम। विदाउट नोइंग अबाउट असम के बारे में कुतर्क मत कीजिएगा। IMDT एक्ट पढ़िए पहले जाके, उसके साथ साथ नेहरू लियाकत अली पैक्ट पढ़िए जाके, फिर असम अकॉर्ड जाके पढ़िए और फिर सिर्फ उसके बाद सीए कानून पढ़िए। सारी चीजें पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपके मुंह पे प्लास्टर लग जाएगी और आप बोलोगे नहीं इस तरह की बातें। पहले पढ़िए, पढ़ के फिर तार्किक बहस कीजिएगा, बिना तार्किक बहस मत कीजिएगा। विवेक जी 2020 का एक बयान है, विवेक जी 2020 का एक बयान है ममता बनर्जी का जी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बंगाल में रहने वाले सभी बांग्लादेशी भारतीय नागरिक हैं, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। जो लोग बांग्लादेश से आ गए हैं वो यहां पर वोट कर रहे हैं, वो हमारे नागरिक हैं। तो मतलब बांग्लादेश से जो भी आया इलीगल तरीके से वो यहां रह गया, मान लीजिए उसका वोटर कार्ड भी बन गया गलत तरीके से, मतलब अब उसको यहां से नहीं जाना चाहिए जी। उसका वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जो यहां रह गया वो रह गया, भले वो किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा रहा हो, देखिए लेकिन उसको जाना नहीं चाहिए। हाँ नहीं कोई किसी पार्टी, देखिए मैं बड़ा समराइज करके बातें कहता हूं। पहला बहाना जो ये था कि संसाधनों की कमी के कारण इनको निकाल फेंको, वो तो गलत प्रूव हो गया ना। दत्ता जी ने कह दिया नेपाली रह सकता है, श्रीलंकन रह सकता है, बर्मीज रह सकता है, भूटानीज रह सकता है। उसके हमारे पैक्ट भी हैं, वो आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बच सकते हैं, हमारे वहां जा सकते हैं, लेकिन संसाधन की कमी नहीं है। तो संसाधनों की कमी का कोई एक्सक्यूज है नहीं। नंबर 1 यहाँ आके रह सकते हैं, यहाँ के भारत के लोग भी वहां जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं। इस फ्रेंडशिप ट्रीटी का मतलब ही ये होता है विवेक जी, तोड़िए मत चीजों को और धूमिल करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, अच्छा भैया ठीक है, अब आप सुनिए जरा, लेट मी स्पीक फर्स्ट देन यू काउंटर मी। भैया मेरी पहली बात तो संसाधनों की बात हो गई, अब आप आ जाइए कई चीजों के ऊपर। आप एक महान एक बड़े देश हैं, आप 150 करोड़ की आपकी आबादी है, यूनाइटेड नेशंस का एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है। कोई भी देश में रिफ्यूजी होता है, चाहे स्टॉकहोम में सीरिया के रिफ्यूजी गए हो, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, हिंदुस्तान में भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज 70-60 से बसे हुए हैं बहुत सारे। या ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश के एरिया में आप आएंगे तो आपको मिलेंगे। इस पे भी मैं जवाब दे देता हूं, भारत ने साइन नहीं किया है सुनिए ना जरा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन रिफ्यूजीज, नहीं होता ना, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन रिफ्यूजीज भारत ने साइन नहीं किया है। वो बात नहीं है, होल्ड ऑन प्लीज। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का कानून भारत के ऊपर विवेक जी वो एक फैक्ट है। विवेक जी, भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और हमारे ऊपर वो बाध्य नहीं है, वो हमारे ऊपर बाध्य नहीं है। सर मेरी बात तो सुन लो प्रभु, क्या आप ह्यूमन राइट्स के कानूनों को नहीं मानना चाहते हैं? भारत क्या आप चाहते हैं कि कुछ गरीब लोग अगर वो नौकरी करने के लिए मुल्क में आए हैं तो धर्म के आधार पर डिफरेंशिएट करके पूछना है? आप यूपीए सरकार को जाके डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, समर्थन आप लोग दे रहे थे बाहर से, 6 महीने रहे, पूछिए ना जाके, बांग्लादेश की सरकार उनको नहीं स्वीकार कर रही है, येचुरी जी से और बाकी लोगों से रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बीएसएफ आपके आर्म फोर्सेस क्या कर रहे थे जब वो आ रहे थे? आपने लोगों को रोका नहीं। आज आप अपने पोलिट ब्यूरो के मेंबर से पूछिए, क्या एक महान देश को शोभा दे रहा है ये नौटंकी बाजी कानून का? और उसका खास कारण है क्योंकि बताइए ना ये सारी बातें, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। बोलने के लिए आया हूं आज मैं यहाँ पे बंगाल के अंदर और तार्किक आधार पे ऐसे कूतर करके मैं चीजें नहीं बोलता। बनियान और अंडरवेयर सारे जितने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज का बंगाल के अंदर कानून का एक भी चीज का आपके पास जवाब नहीं है और ना ही आप जवाब दे सकते हैं। अर्पिता जी अभी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो 1 साल के अंदर अलग अलग जगहों पर देखेगी कहां-कहां
अप्राकृतिक रूप से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो क्या ये 1 साल के बाद भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि अगर उसमें कोई बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस राज्य में, इस जिले में, इस सीमाई इलाके में अचानक से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और वो घुसपैठियों की वजह से हुआ है, तो फिर 1 साल के बाद एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा ये। जी बिल्कुल प्रत्युष जी, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज सबको बोलना चाहती हूँ। इसी साल 2026 में फरवरी में एक घटना घटी थी। 8 आतंकवादी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था, जिसमें 7 लोग बांग्लादेशी मूल से थे और उनके पास आईडीज थे, आधार कार्ड थे, जो पश्चिम बंगाल के एड्रेस पे दिया गया था उनको। तो ये अगर आप सबको पता है, तो डेमोग्राफिक चेंज का जो बात चल रही है, डेमोग्राफिक चेंज तो हुआ है, इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला है, चेंज हो गया, मुसलमान बांग्लादेशी आतंकवादी हो गया, दिस इज ऑल डायरेक्शनलेस टॉक। मैं बीजेपी के और बीजेपी की यूथ विंग के कितने लोग अभी मैं अभी खड़ा कर दूं जिनके ऊपर एलिगेशंस है, कोर्ट केस चल रहे हैं यहाँ पे आप धर्म और नेशनैलिटी के आधार पे लोगों को क्रिमिनल जायज कर देंगे कि साहब ये आदमी इस पर्टिकुलर देश और धर्म का है तो ये क्रिमिनल एक करके बोले। आप जूम से जुड़े इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। सम लॉजिक। हाँ अर्पिता जी, आप क्या घर में उनको रखना चाहोगे? तो घुसपैठियों का घर में बुला के रखो, फिर इतना अगर उनसे संवेदना है। मैं तो इंसान हूँ, आप लोग हैवान बन चुके हैं, आपको मुबारक। मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानियत पसंद है, मैं कम्युनिस्ट हूँ और हर गरीब के लिए मेरे दिल में दर्द है। आप हैवान बन चुके हैं, आप हैवान बनिए। नहीं दीपक जी, आपको ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं दीपक जी एक सेकंड माफ कीजिएगा। विवेक जी आप कह रहे हैं नहीं आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये जो बीएनपी वाला ये जो बांग्लादेश से धमकी दे रहा है कि 18 करोड़ मुसलमान को हम हिंदुस्तान में भेज देंगे, ह्यूमन राइट के एंगल से ले लीजिएगा, उनको बुला लीजिएगा 18 करोड़ मुसलमान को हिंदुस्तान में। ह्यूमन राइट्स में नहीं बताइए ना, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। उस रोहिंग्या वो जो वहां बैठ के धमकी दे रहा है कि 18 करोड़ मुसलमानों को भेज देंगे, फिर देखो क्या होता है। तो आप बोलिएगा, आ जाइए भाई साहब। आप सुने सर, 1 मिनट सर, बाढ़ में क्या वो धमकी देने वाला वो गरीब रोहिंग्या जो फटी बनियान और लुंगी में आकर के इस देश में मारा पीट करके बर्मा से निकाला गया था और भूख के मारे मर रहा था, जिसको सरदारों ने खाना खिलाया, तब उसकी घुसपैठिया होता है। अब उसमें गरीब और अमीर मत बताइए, दे आर रिफ्यूजीज और ये एक महान देश है, उसको शरण दीजिए, बाद में ठीक ठाक करके वापस भेजिए। ये आपका धर्म है और धर्म को नहीं मानते हो तो जाओ जहां जाना है जिसको। वाह, मतलब वहां पर बांग्लादेश में धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ अत्याचार और टॉर्चर हो, घर जला दे, जिंदा जला दे, तब कोई कुछ नहीं कहता। और अभी आपको यहाँ पर ख्याल आ रहा है। वाह साहब वाह, ये तो सरकार से सवाल कीजिए। वाह सर, सरकार धर्म की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेंटल अनस्टेबिलिटी, लॉजिकल एनालिसिस पे इसको कहते हैं मेंटल अनस्टेबिलिटी, इसको कहते हैं इंसानियत। अरे सर इंसानियत मतलब किस तरह की इंसानियत? मतलब तो फिर तो पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं जहां जहां सबको बसा लीजिए। आप कहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कह दीजिए। बसाना नहीं, जिसकी मदद कर सकते हो करो ना। आपके 1.5 लाख से ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी पकड़े गए हिंदुस्तानी अमेरिका में, नौकरी नहीं। आपको डॉक्टर की जरूरत है, जाके उसकी मदद लीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एहतशामुल हक जी। आपको डॉक्टर की जरूरत है, जाके उसकी मदद लीजिए। आप लोग कह रहे थे कि कोई घुसपैठिया नहीं है एहतशामुल हक जी, तो ये किस बिल से निकल रहे हैं घुसपैठिया जो कि सीमा पर नजर आ रहे हैं भीड़ की शक्ल में और कह रहे हैं हमें जाना है, जाने दो? देखिए प्रत्युष जी, जो भी घुसपैठिया पहले से तो था लेकिन चिन्हित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जो नई सरकार आई है तो समझ लिए जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। 3D का समझ लिए, जिस हिसाब से चिन्हित नहीं हो पा रहा था, क्यों चिन्हित नहीं हो पा रहा था? चिन्हित करना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार जो है, अभी जो नई सरकार है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, तो वो अपने जो कहे थे उसी पर वो समझ लिए कि वो पालन कर रहे हैं। और हम समझते हैं जो भी पश्चिम बंगाल में लोग हैं डर के मारे, खौफ के मारे निकल रहे हैं, ये अच्छा मैसेज है, ये अच्छा संदेश है देश को और राष्ट्र को। हम समझते हैं जो पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह के लोग हैं, परिवर्तन हो गया। अधिकार परिवर्तन की बात कोई नहीं है, परिवर्तन जी बड़ी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। कल तक तो आप तो टीएमसी सरकार की तारीफें करते थे, अब बीजेपी की तारीफ आप कर रहे हैं। गजब का हृदय परिवर्तन हुआ है। बात वो नहीं है, अच्छे काम का हर कोई सराहना करे। चलिए आप सराहना कर रहे हैं ना, वेलकम कर रहे हैं इस कदम का। ये तो अच्छा मैसेज है ना, ये तो अच्छा मैसेज है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने आज देखिए जनादेश दिया। देखिए आपके हृदय परिवर्तन पर अजय आलोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। हेलो
मुस्कुराना, देखिए मुस्कुराने वाली बात नहीं है, जो स्पष्ट है वो बहुत कह रहे हैं और ये अच्छा मैसेज है। कोई भी समझ लिया हमारे देश में क्यों रहेगा घुसपैठिया रहेगा। मुझे तो लग रहा है शामुल जी कि आने वाले दिनों के बाद फिर टीएमसी का कोई प्रवक्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। पता चला सब का सब एक साथ मास बेसिस पर हृदय परिवर्तन करा लिया, फिर क्या करेंगे? बात वो नहीं है, बात है सच का। हम सभी को सामना करना पड़ेगा। सच्चाई जो है कभी कभी होता क्या है कि आज सच्चाई नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आती थी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।